अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासतनामा यूट्यूब चैनल में। आपका मेज़बान उस्मान खान। ये जो इन साहिब को आप ऊपर देख रहे हैं, डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर हैं रियाजुल हक साहब। इन्होंने एक ख़बर ब्रेक की है और बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बर है, और पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस वक्त इस खबर ने तहलका मचा दिया है। आपको बताएं, पहले अमेरिका के अंदर जब आर्मी चीफ तब्दील होते हैं किसी को पता तक नहीं लगता। कतर के अंदर, दुबई के अंदर, इवन इंडिया के अंदर या टर्की के अंदर, दुनिया के जितने भी अच्छे और अहम और तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अगर उनकी आप फहरिस्त निकाल कर देख लें तो जब भी फौजी कमान की तब्दीली होती है तो अवाम को कानो कान खबर ही नहीं होती और बस तब्दील हो जाती हैं और इतना बड़ा कोई इशू ही नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान की अवाम के लिए और हमारे हुक्मरानों के लिए सबसे बड़ा मसला जो बना हुआ है वो आर्मी चीफ की तैनाती बना हुआ है। और इस मसले को इतनी हवा दी जा रही है, इतना कंट्रोवर्सी का शिकार किया जा रहा है कि जिसकी मिसाल आज तक पूरी दुनिया में नहीं मिलती है। अब आपको बताएं कि पिछले 8 महीनों से इस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा था कि जनरल बाजवा रिटायर होंगे 28 नवंबर को, 29 नवंबर को नए आर्मी चीफ आ जाएंगे, और उससे पहले ये रिजीम चेंज ऑपरेशन किया जाता है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में एक नई इंपोर्टेड सरकार लॉन्च की जाती है और वो इंपोर्टेड सरकार अपने अपने मिशन पर लग जाती है। याद रखिएगा, इस इंपोर्टेड सरकार के आने के बाद पाकिस्तान के बहुत से कवानीन में तरामीम की गई हैं और तब्दीलियां की गई हैं। आपको एक एक करके गिनवाते हैं ये तब्दीलियां क्यों की जाती रही हैं और इन तब्दीलियों के मकासद क्या होते थे। सबसे पहली चीज़, जो नैब के कवानीन हैं उनके अंदर तरामीम की गई। वो क्यों की गई? ताकि शरीफ ख़ानदान और उससे मुंसलिक मुख्तलिफ लोगों के केसेस को, जो एहतसाब के केसेस चल रहे थे, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे थे, उनको ख़त्म करवाया जा सके। और यकीनन जो इंपोर्टेड सरकार है वो कामयाब हो गई नैब कवानीन में तरामीम करने के बाद अपने तमाम केसेस ख़त्म करवाने में। दूसरे नंबर पर इलेक्शन एक्ट में तरामीम की गई ताकि ईवीएम को और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोटिंग के हक़ को ख़त्म किया जाए। उसमें तरमीम करने के बाद उन्होंने अपना दूसरा टारगेट अचीव कर लिया। उसके बाद भी बेशुमार तरामीम की जाती रहीं। मेडिकल कमीशन एक्ट को तब्दील कर दिया गया और उसके बाद पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को ख़त्म करा दे दिया गया, और बेशुमार बहुत से कवानीन हैं जिनमें तरामीम की जाती रही हैं। लेकिन अभी आपको पता होगा कि हुकूमत के कुछ वज़रा ने और कुछ मुशरा ने, जो मुआविनीन खसूसी हैं हुकूमत के, उन्होंने एक जो है वो एक नया शोशा लॉन्च किया था अपने पसंदीदा मीडिया चैनल्स के ज़रिए, जिनके अंदर जियो न्यूज़ और समा न्यूज़ सर फहरिस्त थे। और वो ये लॉन्च किया गया कि आर्मी चीफ रिटायर हो रहे हैं और एक नए आर्मी चीफ आ रहे हैं, और ये इनको जो है वो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी और तमाम मामला जो हैं वो नए आर्मी चीफ आकर उनको संभालेंगे और मैनेज करेंगे। और इस हवाले से जीएचक्यू ने अभी तक कोई समरी भी अरसाल नहीं की, जो कि 15 अक्टूबर को भेजनी थी वज़ीर आज़म को, और 15 नवंबर भी क्रॉस हो चुका है, कोई समरी भी वसूल नहीं हुई। वज़ीर आज़म ऑफिस 2 दफ़ा, एक दफ़ा तहरीरी और एक दफ़ा ज़बानी मांग चुका है जीएचक्यू से समरी, जो कि नहीं आ रही है। आपने चीज़ों को समझना है। और अब एक खबर आई है जो कि रात को ब्रेक हुई है, और जो है वो रियाजुल हक साहब, जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर, डॉन न्यूज़ ने इसको शाये किया है। वो बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आर्मी एक्ट में तब्दीली कर रहे हैं। आर्मी एक्ट 1952 में जो तब्दीली की जा रही है वो उसका सबसे मेन पॉइंट आपको बताते हैं। देखें, पहले मैंने आपको बताया जिस भी कवानीन में तरामीम की जाती हैं वो किसी मकसद के लिए की जाती हैं, उस मकसद को अचीव करना होता है। और अब जो आर्मी एक्ट में तरमीम की जा रही है उसमें कौन सी बड़ी तरमीम है? उसके अंदर आर्मी चीफ जो कि नए तैनात होते हैं उसमें तब्दीली के वक्त एक पॉइंट है कानून के अंदर, वो है आपको बताएं कि रीअपॉइंटमेंट, के न्यू आर्मी जो आर्मी चीफ आएगा उसको वज़ीर आज़म रीअपॉइंट करेंगे। रीअपॉइंटमेंट का मतलब ये है कि एक नई तकर्री होगी और वो जो पहले वाले आर्मी चीफ हैं वो जाएंगे और न्यू आर्मी चीफ आएंगे। अगर उन्हीं को एक्सटेंशन भी देनी है तो भी रीअपॉइंटमेंट का वर्ड यूज होता था। रीअपॉइंटमेंट का मतलब ये है कि एक प्रॉपर चैनल है, वज़ीर आज़म के पास पहले जीएचक्यू समरी भेजेगा, उसको वज़ीर आज़म, उसके अंदर 5 जर्नलों के नाम होंगे, उसको वज़ीर आज़म देखेगा, उसको मंजूर करेगा, देन वो समरी जो है वो भेजी जाएगी आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, और उसके बाद फाइनल अप्रूवल के लिए वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगी। सदर पाकिस्तान उस पर दस्तखत करेंगे और उसके बाद वो जीएचक्यू को भिजवाई जाएगी, और देन ये एक सारा प्रोसेस है जिसको कंप्लीट होने में काफ़ी दिन लगते हैं। और अब आपको बताएं कि इस सारे प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए सिर्फ रीअपॉइंटमेंट का वर्ड तब्दील करके रिटेंशन का वर्ड डाला जा रहा
رہا ہے، اور یہ بات جو ہے وہ ریاض الحق صاحب نے رپورٹ کی ہے، اور اس پر جو ہے وہ آفیشیل طور پر جو ہے وہ بہت جلد چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اب آپ کو بتائیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو سارا پروسیس ہے GHQ سے سمری کا آنا، وزیر اعظم کا ان ناموں پر جو ہے وہ توجہ مرکوز کرنا، ان میں سے دیکھنا کون سا سب سے اچھا آرمی چیف ان کو سوٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کو اپوائنٹ کرنا، دین وہ سمری جائے انٹیریئر منسٹری میں، منسٹری آف ڈیفنس میں، پریزیڈنٹ آفس جائے، یہ سارے پروسیس کو ختم کر کے ریٹینشن کا ورڈ صرف وزیر اعظم کو یہ استحقاق دے دیتا ہے کہ وہ ایک لائن لکھ دیں کہ کرنٹ آرمی چیف جو ہے وہ اپنی مدت کو برقرار رکھیں گے، 3 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے، جتنا ٹائم کے لیے وہ کرنا چاہیں، کسی دوسرے سے منظوری لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیسیکلی یہ پلان تیار کیا جا رہا ہے۔ اس پلان کے تحت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن بھی مل سکتی ہے، اور نئے آرمی چیف اگر کوئی حکومت لگانا چاہ رہی ہے تو اس کے لیے اس سارے پروسیس کو ختم کیا جا سکتا ہے، تاکہ صرف وزیر اعظم ایک جو ہے وہ لائن لکھ کر اور نیا آرمی چیف تعینات کر دیں، اور اس پر کوئی بھی دوسرا ادارہ اعتراض نہ عائد کر سکے۔ ایون صدر پاکستان بھی اس پر کسی قسم کا اعتراض عائد نہیں کر سکیں گے اگر یہ ریٹینشن کا ورڈ ہو جاتا ہے تو۔ دیکھیں یہ ہو کیوں رہا ہے، اس میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ عمران خان صاحب کا ایک بیان سامنے آیا ہے، اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد نواز شریف اپنی مرضی کا آرمی چیف لے کر آنا چاہتے ہیں تاکہ وہ مجھے نااہل کروا سکیں۔ یعنی عمران خان کو یہ خدشہ ہے کہ جو امپورٹڈ سرکار ہے وہ اپنی مرضی کا وزیر آرمی چیف جو ہے وہ لے کر آئیں گے، اور وہ آرمی چیف سے اپنے جو ہے وہ کام نکلوائیں گے۔ تو یہ اس طرح کے الزامات خان صاحب کی طرف سے لگائے جا رہے ہیں، جبکہ خواجہ آصف نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ ہماری چوائس لسٹ میں کسی بھی آرمی چیف کا نام نہیں ہے۔ اور یہاں یاد رکھیے گا اس معاملے کو کنٹروورسی بنانے کے اندر پیپل پارٹی بھی بہت پیش ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے آصف زرداری نے ایک بیان دیا تھا جس میں صحافی نے ان سے پوچھا تھا کہ جنرل فیض حمید کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، تو ان کا جواب تھا جنرل فیض حمید تو کھڈے لائن ہے۔ کھڈے لائن کا ورڈ یوز کیا گیا تھا جو کہ آصف زرداری سابق صدر پاکستان کی طرف سے۔ تو اس کے علاوہ مریم نواز نے دیکھے ان کے بے شمار بیانات موجود ہیں جو کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بہت کنٹروورسی پیدا کر رہے تھے۔ میڈیا پر ایک پروپیگنڈا کے تحت ایک کمپین چلائی جاتی ہے، دین کچھ عرصے کے بعد اسی کمپین کو تبدیل کیا جاتا ہے اور اپنے پروجیکٹ سے ریلیٹڈ اپنا جو ہے ایک نیا پروپیگنڈا لانچ کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر ابھی جو ہے وہ یہاں پر ماضی قریب کے اندر جو عمر فاروق ظہیر کا معاملہ تھا، جس کے اوپر پورا ہم نے ڈیٹیل سے ولاگ بنایا ہے، کس طرح سے ان کو عمران خان کے خلاف لانچ کیا گیا، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی ہیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی۔ ویڈیو کے اندر اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کامنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ اپنا رکھیے گا خیال، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔